हेलो बच्चों, जिस एक्सप्रेस की शुरुआत हम लोगों ने 2 वीडियो पहले की थी, दोबारा से आप सब लोगों का वेलकम है उसी एक्सप्रेस में। सर आज आप एक्सप्रेस कर रहे हो? हाँ तो ठीक है, ये भी एक जर्नी है किसी भी एक पर्टिकुलर एग्जामिनेशन के लिए, और ऑब्वियसली वी आर टॉकिंग ओनली अबाउट द IIT JEE एग्ज़ाम, है ना। तो हम लोगों ने केमिस्ट्री में मोल कॉन्सेप्ट की शुरुआत कर दी थी। उसमें हम लोगों ने क्या क्या सीखा, फटाफट रिवीजन कर लेते हैं ऐसे बोलने में। हम लोगों ने सबसे पहले मोल कॉन्सेप्ट में छोटी छोटी चीज़ें, एटॉमिक वेट, मॉलिक्यूलर वेट, मोलर मास, मोल्स क्या होता है, मोल की डेफिनेशन क्या होती है। किसी भी चीज़ को अगर आप मैं सब एटॉमिक पार्टिकल्स की बात करूं, जैसे इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, मॉलिक्यूल्स की बात करूं, एटम की बात करूं, इनमें कैलकुलेशन कैसे करनी है कि ये कितने होंगे यार। इसके लिए हमने सबसे बड़ा रेफरेंस लिया था मोल का। मोल का रेफरेंस था, हमने बताया कि एक मोल, आप कुछ भी सब्सटेंस ले लो, सब्सटेंस कैन बी एटम और मॉलिक्यूल, आप कुछ भी ले लो, अपने आप को ले लो, वो 6.02 × 10⁻23 ही होंगे, दैट इज अवोगाद्रोस नंबर। उसके बाद हमने मोलर मास की बात करी। मोलर मास से हमने डिफाइन करा कि अगर मुझे किसी सब्सटेंस का कोई वेट दे दिया जाए तो उससे मैं कैसे उसके मोल्स निकाल सकता हूँ। अच्छा, मोल्स निकालने के पीछे क्या वजह है? मोल्स निकालने के पीछे एक ही वजह है कि हम उसके पीछे जो वो सब्सटेंस है वो एक्चुअली कितने हैं, काउंटिंग यूनिट है ना मोल। ये सब चीज़ें हम लोगों ने सब कुछ डिफाइन कर ली थी। उसके बाद एक बहुत बढ़िया टॉपिक आया था मोलर वॉल्यूम का, जिसमें अवोगाद्रोस लॉ के बारे में बात हुई कि अगर हम किसी भी पर्टिकुलर वॉल्यूम में कोई अलग अलग गैसेस रख दें तो वो किसी भी फिक्स टेम्परेचर या प्रेशर या आप कंडीशंस बोल लो, उसमें सेम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑक्यूपाई करेंगे। इसका हमने फ़ायदा भी उठाया और एक NTP नॉर्मल टेम्परेचर प्रेशर पे एक चीज़ डिफाइन करी कि अगर आप किसी भी एक मोल गैस ले लें, एक मोल गैस, कोई सी भी गैस, तो इसमें आपका जो वॉल्यूम इसका होगा वो होगा 22.4 लीटर। ठीक है, ये एक्सप्रेस यहाँ तक ऑलरेडी पहुँच चुकी है, इवन इससे आगे भी निकल चुकी है। बस एक रिकैप करवा रहा हूँ फटाफट से, है ना। तो 1 मोल गैस होगा 22.4 लीटर। कुछ भी गैस ले लो, हाइड्रोजन, मीथेन, नाइट्रोजन, हीलियम, नियॉन, जो मर्जी वो तुम गैस लो, उसमें इतना ही वॉल्यूम होने वाला है। अब फिर मैंने लेफ्ट राइट का कॉन्सेप्ट हमेशा याद रखना है। अगर मान लो कोई पूछा हुआ है, अगर मान लो जो सिंपल सी बात पूछ लूँ मैं कि मान लो आपके पास एक मॉलिक्यूल ऑफ हाइड्रोजन गैस है एट NTP, सिर्फ एक छोटू सा मॉलिक्यूल मैंने हाइड्रोजन गैस का दे दिया आपको NTP पे। मैंने पूछा बताओ इसका वॉल्यूम कितना होगा। जी ये कैसे बता देंगे? अरे क्यों नहीं बता देंगे, आपको रिलेट ही तो करना है जो आपने सीखा है। आपने क्या सीखा है कि आप वॉल्यूम, हाँ इसका आपको वॉल्यूम बताना है। अब आपने सीखा क्या है कि आप वॉल्यूम कैसे बता सकते हैं? आप वॉल्यूम बता सकते हैं मोल से, है ना। तो इसका मतलब वॉल्यूम निकालने के लिए आपको सबसे पहले मोल्स निकालने पड़ेंगे। किसके? जी एक मॉलिक्यूल हाइड्रोजन में कितने मोल्स होते हैं। बहुत बढ़िया। और मोल और मॉलिक्यूल का तो मतलब है ना जन्मों जन्मांतर का रिलेशन है, इसीलिए तो मोल डिफाइन किया गया था, राइट। तो हम कैसे करेंगे? अब देखिए, सबसे पहले यहां से यहां जाना है, फिर यहां से यहां जाना है। इसका मतलब पहले मॉलिक्यूल से मोल में जाना है। बहुत बढ़िया। अब लेफ्ट में आएगा नंबर ऑफ मॉलिक्यूल, राइट में आएगा नंबर ऑफ मोल्स, राइट। तो अब देखिए पहले लेफ्ट और राइट, आपको क्या पता है, ध्यान से सुनो मेरी बात। अगर होता 1 मोल हाइड्रोजन तो कितने हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल्स होते हैं इसमें? जी बहुत सिंपल है, 6.02 × 10⁻23 हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल्स होते हैं। हाँ तो बड़ा आसान है, तो आसानी तो है, टफ चीजें थोड़ी पढ़ाएंगे। टफ चीजें होती ही नहीं है, दिमाग में है फितूर, बस और कुछ भी नहीं है। अच्छा, लेकिन अब मैंने क्या कहा था, देखो आपको निकालने हैं यहां से यहां मोल्स निकालने हैं आपको मॉलिक्यूल से, तो आप इसको यहीं पे पलट दो, बाद में आना अपने क्वेश्चन में। पलटने के बाद मैं यहां पे लिख रहा हूं, देखो इसका मतलब क्या मैं बोल सकता हूं कि अगर मेरे पास इतने होते मॉलिक्यूल, इसका मतलब मेरे पास होता 1 मोल। बहुत बढ़िया, हाँ जी बहुत सही बोल दिया आपने, सही बोल दिया, तो आप भी सही करो और क्या। अब दिया है सिर्फ 1 मॉलिक्यूल, तो इसमें कितने मोल्स होंगे? अरे तो आसान है ना ये तो। एक हाइड्रोजन में कितने मोल्स होंगे? देखो 1/6.02 × 10⁻23 क्या मोल्स। सब कुछ लिखना है, छोड़ नहीं देना। जी इतना आ गया, बस हो गया, नहीं ये आगे मोल्स। अब तो आसान है यार, अब आपके पास मोल्स डिफाइन है और आपको निकालना है वॉल्यूम। ये रहा 1 मोल गैस इतना वॉल्यूम, तो इतने मोल गैस कितना वॉल्यूम।
ठीक है, मैं इसको मिटा रहा हूं, इसके नीचे लिख दूंगा। एक मोल अगर हाइड्रोजन होती तो उसका वॉल्यूम होता 22.4 लीटर एट एनटीपी। हमारे पास इतने मोल हैं, मोल्स, इसमें कितना वॉल्यूम होगा? एक में इतना तो इतने में कितना? अजी मल्टीप्लाई कर दो, 22.4 मल्टीप्लाई विथ 1/6.02 इंटू 10⁻23 क्या? लीटर। हो गया आंसर। ठीक, ऑब्वियसली इतने वॉल्यूम आना है, एक मॉलिक्यूल होगा, क्या वॉल्यूम होगा उसके लीटर में यार? ये ऊपर जाएगा बेचारा 10⁻⁻23, ऐसा ही हो गया। ठीक है, इमोशनल नहीं होना। 6.02 कहाँ गया जी, है ना? अपनी सहूलियत के लिए इतना आप कभी कभार अपने क्वेश्चंस में भी खेल सकते हो आराम से। बढ़िया रिकैप हो गया है तो। हाँ, उसके बाद हमने क्या सीखा, इसको मैं हटा दे रहा हूँ। उसके बाद हमने सीखा सबसे जबरदस्त कॉन्सेप्ट, वो था स्टोशियोमेट्री का। स्टोशियोमेट्री की सबसे पहले मैंने आपको एप्लीकेशन बताई थी। स्टोशियोमेट्री की एप्लीकेशन थी कि आप लोग कोई भी रिएक्टेंट अगर दिया हुआ होगा किसी भी रिएक्शन को कराने के लिए, तो उसके प्रोडक्ट कितने बनेंगे वो आप डिफाइन कर सकते हो आराम से। क्यों? क्योंकि बिकॉज ऑफ मास कंजर्वेशन लॉ कोई भी रिएक्शन एक बैलेंस्ड केमिकल रिएक्शन के हिसाब से ही चलती है हमेशा। हाँ जी, तो आपने बताया था। हाँ, तो रिएक्शन किसी भी केमिकल रिएक्शन को बैलेंस करो, उसके बाद धाए धाए करके मोल्स में निकाल दो, ग्राम में दिया तो ग्राम में निकाल लो, वॉल्यूम में दिया वॉल्यूम में निकालते रहो आराम से। अच्छा, मान लो तुमको कुछ इतने किलो प्रोडक्ट बनाना है तो कितना रिएक्टेंट देना पड़ेगा, वो भी स्टोशियोमेट्री से होगा। आपको एक चीज ध्यान रखनी है कि जैसे मान लो मैंने बोला 2A + 6B गिव्स 5C, ये मानो बैलेंस केमिकल इक्वेशन है। स्टोशियोमेट्री क्या बोलती है, ये रिएक्शन हमेशा, तुम कुछ भी कर लो, ये रिएक्शन हमेशा 2:6:5 में ही चलेगा। ये कौन सा रेशियो है? मोल रेशियो। ये कौन सा है? मोल रेशियो है। करेक्ट? आसान है, बहुत आसान है। अब उसके बाद सारा यूनिटरी मेथड तो मैंने बहुत प्रैक्टिस के लिए बोला भी था आप लोगों को, ये करना ही करना है। अच्छा, अब भले आप ए और बी कितना भी दे दो, वो जाएंगे इसी रेशियो में, है ना? वो जाएंगे इसी रेशियो। मान लो मैंने आपको ए के दे दिए 2 मोल, ये गिवन है। ए के दे दिए 2 मोल और बी के दे दिए मान लो मैंने 5 मोल। अब बताओ क्या 5 मोल सी बनेंगे? नहीं, क्योंकि अगर मैंने 2 दिए हैं तो इसके साथ 5 लगेंगे, यहां 6 लगते हैं, तो 1 के हिसाब से चलेगा। इस रेशियो को कभी वो चेंज नहीं करेगा, हमेशा ऐसे रखेगा। सिंपल सा लॉजिक, ठीक है? इसमें हमने क्वेश्चंस भी करे, बड़े अच्छे अच्छे क्वेश्चंस भी करे थे, ठीक है? और अब एक चीज जो कंफ्यूजन निकल के आया था, जो मैंने लास्ट क्लास में बताया था, उस कंफ्यूजन को आज दूर करते हैं, ठीक है? और वही कंफ्यूजन है हमारा आज का कॉन्सेप्ट, दैट इज कॉन्सेप्ट ऑफ लिमिटिंग एंड एक्सेस रिएजेंट। लिमिटिंग एंड एक्सेस रिएजेंट। सबसे पहले मैं एक भूमिका बांध देता हूं इसकी, ठीक है? सीधे सवाल पे आते हैं। सवाल पे आएंगे, फिर समझाऊंगा कि क्यों इसकी जरूरत पड़ी और लिमिटिंग रिएजेंट क्या होता है, एक्सेस रिएजेंट क्या होता है, क्यों होता है, कैसे कैलकुलेट करते हैं, सारा का सारा ज्ञान आज हमको ये मिलने वाला है। करेक्ट? शुरुआत करें, चलिए। कुछ भी ले लो। हाँ, मान लो मैंने ले लिया वही, चलो कल वाला ही शुरुआत कर देते। 2A + 4B गिव्स C + 2D, कुछ भी ले लो। ये बैलेंस्ड केमिकल रिएक्शन, ठीक है? अच्छा, अब मान लो C और D कोई बढ़िया से प्रोडक्ट है, मैंने एक फैक्ट्री लगाई और भाई साहब हमारे पास, हम ऑब्वियसली हम लोग उसको रन करने वाले हैं, हम लोग केमिस्ट इंजीनियर जो भी बोले वो है, हमको पता है क्या होने वाला है। लेकिन जिसने लगाई है वो बेचारा सिर्फ पैसे वाला है, तो वो तो आपको देके चला जाएगा, A और B लो, मुझे C और D बना के दे दो। हाँ जी, ठीक है। अब मान लो जिसने दिया, ध्यान से सुनना मेरी बात को, अब उसने दिया कितना, ये देखो गिवन A जो है मान लो 10 मोल दे दिए। कितने दे दिए? 10 मोल। अभी मैं मोल में ही खेल रहा हूँ, ठीक है? बाद में इसको ग्राम व्राम में तो करते रहेंगे, तो अपन लोगों को आता ही है। A को 10 मोल दे दिए, B के भी मान लो 10 मोल दे दिए। भाई जिसको नहीं पता स्टोशियोमेट्री क्या होता है, किस रेशियो में चलता है, वो क्या करेगा? वो तो बराबर बराबर बांट देगा जी, A भी इतना ले लो, B भी उतना ही ले लो। अब हमको C और D बना के दे दो, बहुत बढ़िया। अब क्या होगा, ध्यान से सुना। कल का कंफ्यूजन क्या था, ये देखो अभी। अब कल के कंफ्यूजन पे मैं आ रहा हूं, सुनो। मान लो मैं तुमको क्वेश्चन पूछूं कि
कितना C बनेगा, सीधा कितना C बनेगा। तो देखो अगर मैं लूँ 2 मोल A, तो स्टोइचियोमेट्री क्या बोलता है, कितना C बनता है, 2 से बनता है जी 1। हाँ ठीक है जी, बन गया जी 1 मोल C। प्लीज नोट 2 मोल A अकेला 1 मोल C नहीं बनाएगा, अकेला थोड़ी बनाएगा यार, B भी चाहिए। हाँ ठीक है, उठा लेगा अपने आप, वो टेंशन नहीं। अभी हम A के रेफरेंस में बात कर रहे हैं। अब आ जाओ B के रेफरेंस में। अगर 2 मोल A है तो 1 मोल C बनता है। चलो B छोड़ो, अभी दिया कितना है A, फैक्ट्री वाले ने, उसने दिया 10 मोल, तो 10 मोल A से कितना C बनेगा, 1/2 इंटू 10, 5 मोल। वही बच्चों की कहानियाँ पिछले 3 क्लासों से चल रही हैं, वही चलती रहेंगी, और भाई साहब इसी से नंबर आने वाले हैं, मान लो। बहुत बढ़िया, 5 मोल C हो गया। हाँ, अगर होता B तो है ही, खैर मान लो B के रेफरेंस में देखो, तो अगर 4 मोल B ले लूँ तो ये बनाता है 1 मोल C। ये देखो जी, हाँ साफ दिख रहा है। दिया कितना है B, वो 10 दे दिया, ठीक है जी। तो 10 मोल B कितना बनाएगा जी, 1/4 इंटू 10, राइट, 2.5। अब सुनो, ये अलग से C नहीं बनाएगा, ये अलग से C नहीं बनाएगा, आपस में ऐड करके C बनाएंगे, तो आंसर ये वाला सही है, ये वाला सही है। एक बच्चा बोलता है सर एवरेज ले लो, आंसर वही है। कुछ भी अनशन चल रहा है ना, मतलब इतनी सहूलियत देनी है अपने दिमाग को कि मतलब वाहियातपन की हद पार कर दो। एवरेज ले लो, हो गया जी 5 और 2.5 का एवरेज ले लो, आ जाएगा जो भी आंसर आएगा। ऐसा नहीं है। अब यहाँ पे कन्फ्यूजन क्रिएट हो गया। आप ध्यान से सुनना मेरी बात को, अब इस कन्फ्यूजन को मैं दूर करने जा रहा हूँ। सुनो, अब जिसने कॉन्सेप्चुअली ढंग से पढ़ा है, जिसने मेरी बातों को ध्यान से सुना है, वो इसको आराम से समझ जाएगा। और सर जिसने नहीं सुना है तो कोई बात नहीं, पुरानी वीडियो देख लो, कोई टेंशन थोड़ी है, बस रिवाइंड करो, देखो आराम से समझ में आएगा। इतने प्यार से बताइए ये चीज़ें। अच्छा अब सुनो, मान लो 10 मोल था, 10 मोल में से मान लो मैंने 2 मोल A के उठा लिए। कितने उठा लिए, 2 मोल A के उठा लिए। हाँ, अपने आप 2 मोल A 4 मोल B उठा लेगा, क्योंकि रिएक्ट करके C बनाना ही है। हाँ, तो ये क्या करेगा, यहां से उठा लेगा 4 मोल। बहुत बढ़िया यार। हाँ, तो 10 थे, 2 खर्च हो गए, हाँ हो गए। यहां 10 थे, इसने अपने आप 4 उठा लिए और 1 मोल C बना दिया। हाँ ये उठा लिया, बहुत बढ़िया बढ़िया। अब अगर मान लो इसकी जगह में 4 मोल A ले लेता, इसकी जगह में 4 मोल A ले लेता, अब मुझे बताओ B कितना उठाएगा ये। अरे इसका डबल यार, B कितना उठेगा, 8 मोल B उठ गया। हाँ बहुत बढ़िया। अच्छा ठीक है, मान लो 10 में से 5 उठा लिए मैंने। कितने उठा लिए, 5 मोल A उठा लिए। अब 5 मोल A, देखो 2 के साथ 4 रिएक्ट करते हैं ना डबल, तो 5 के साथ 10 करेंगे, तो ये 10 के 10 इधर आ जाएंगे, 10 मोल B। हो गया गेम खत्म। हाँ ठीक है, बहुत बढ़िया। अब मान लो मैंने 6 मोल A के उठा लिए। ध्यान से सुनना मेरी बात को, कहां पिक्चर जा रही है। मैंने 6 मोल A के उठा लिए हैं। अब 6 मोल A के लिए B कितना लगेगा, इसका डबल, 12 मोल। 12 मोल तो है ही नहीं, वो तो देके चला गया 10 मोल, 12 मोल तो है ही नहीं। तो अब यहां पे रिएक्शन स्टॉप। क्यों, क्योंकि अकेला A क्या करेगा मेरे भाई, अकेला A थोड़ी रिएक्शन कर देगा, तो यहां पे रिएक्शन स्टॉप हो चुकी है। हाँ, अब मुझे एक बात बताओ, किसकी वजह से रिएक्शन स्टॉप हुई? आपको पता है, B की वजह से रिएक्शन स्टॉप हुई है। क्यों, क्योंकि B खत्म हो गया। समझ में आ गया? तो जो चीज हो गई खत्म, जिसने रिएक्शन को कर दिया लिमिट, उसको बोलेंगे लिमिटिंग रिएजेंट। उसको क्या बोलेंगे, लिमिटिंग रिएजेंट। बात समझ में आ गई? ठीक है, अब सुनिए, हमारे पास अल्टीमेटली 10 मोल A थे। हाँ ठीक है, थे 10 में से 5 मोल A आपके कंज्यूम हो गए। हाँ जी, बहुत बढ़िया। ये A की बात चल रही है यहाँ पे, 10A। हमारे पास 10B था, 10B था ना, कितने कंज्यूम हुए 5 के साथ, पूरे 10। देखो यहाँ पे
पूरे खत्म हो गए। हाँ, तो 10B के 10 मोल ऑफ B पूरे के पूरे कंज्यूम हो गए। हाँ सर हो गए। तो अबे तो ए तो 5-10 दिए थे ना, तो 5 खत्म कर दिए, बाकी 5 भाड़ में गया, कूड़ा है। मतलब जो बचा हुआ 5A है वो है आपका अनरिएक्टेड। क्या है आपका? अनरिएक्टेड। हाँ ये तो बात सही हो गई। अब देखिए, अब अगर आप A से कैलकुलेट करते कि अगर 2 मोल A रिएक्ट करके 1 मोल C बना रहा है, ध्यान से सुनना मेरी बात को, 2 मोल A रिएक्ट करके 1 मोल C बना रहा है, 1 मोल C बना रहा है, तो 10 मोल A कितना बनाएगा? इसका हाफ बनाएगा, 5 मोल। हाँ, लेकिन जब रिएक्ट करेगा 10 तब बनाएगा ना। तो गधों रिएक्ट ही नहीं कर रहा 10, तो 5 रिएक्ट कर रहे हैं, 5 ऐसे कैसे कूड़े पड़े हैं वहीं पे, कुछ नहीं कर रहे हो। क्यों? क्योंकि B जिसके साथ रिएक्ट करना था वो बेचारा खत्म हो गया। इसका मतलब जो खत्म हो रहा है उसके हिसाब से आप प्रोडक्ट और बाकी चीजों की कैलकुलेशन भी करोगे। हाँ क्यों? क्योंकि कैलकुलेशन तो उसी की होती है ना जो रिएक्ट करता है यार। हाँ, तो B पूरा रिएक्ट कर रहा है, तो मतलब B लिमिटिंग रिएजेंट है। इसका मतलब सिंपल सा लॉजिक है, B के हिसाब से ही कैलकुलेशन होगी। क्यों? क्योंकि B के जितने मोल्स या जितनी अमाउंट दी गई थी सबकी सब रिएक्ट कर गई। अगर सब रिएक्ट कर गई है तो ऑब्वियसली बाकी कैलकुलेशन स्टोइचियोमेट्री की उसी के हिसाब से होगी। अब चूंकि A रिएक्ट नहीं करा पूरा का पूरा, तो आप उसके हिसाब से कैलकुलेशन नहीं कर सकते, क्योंकि वो अनरिएक्टेड पड़ा है। वो तुम्हारी अजम्पशन है कि अनरिएक्टेड भी रिएक्ट करके प्रोडक्ट बना रहा है। अब वो बहुत बहुत गलत है। क्लियर? हाँ जी, तो ये तो सब घचपच हो गया जी। कोई बात नहीं, इस घचपच को हटा के मैं समराइज करता हूं, फिर देखो बड़ी आसानी से समझ में आ जाएगा। अब देखो क्या सीन है, ध्यान से देखना मेरी बात को। अब सुनिए मेरी बात को ध्यान से। अभी तक क्या खेल था हमारे पास? मान लो यही रिएक्शन थी, 2A + 4B गिव्स C प्लस कुछ भी ले लो, 2D कुछ भी ले लो, है ना। जो B था वो कंप्लीटली कंज्यूम था, कंप्लीटली रिएक्टेड। तो इस अब क्योंकि कंप्लीटली रिएक्ट हुआ है और इसी की वजह से रिएक्शन बंद हुई है, तो इसी को बोलेंगे लिमिटिंग रिएजेंट। लिमिटिंग रिएजेंट, बहुत बढ़िया। और A बच गया ना, उसी को तो एक्सेस बोलते हैं, तो A विल बी एक्सेस रिएजेंट। सिंपल। हाँ, और कैलकुलेशन कैसे होगी? ये कैलकुलेशन सब की सब लिमिटिंग रिएजेंट के हिसाब से होगी। क्यों? क्योंकि लिमिटिंग रिएजेंट पूरा का पूरा रिएक्ट कर रहा है, लेकिन एक्सेस रिएजेंट बच जा रहा है, और अगर बच जा रहा है तो ऑब्वियसली उसके हिसाब से आप कैलकुलेशन नहीं कर सकते हो। बात क्लियर? बस इतनी सी परिभाषा थी। अब मुद्दा क्या है? देखिए स्टोइचियोमेट्री हमने पढ़ ली। हाँ पढ़ ली जी। उसमें क्या था, मैं एक रिएक्टेंट दे रहा था, उसके हिसाब से बोल रहा था प्रोडक्ट कितना बनेगा। हाँ, लेकिन अब मैंने क्या कहा, जितने रिएक्टेंट थे उनकी अमाउंट दे दी। तो आपको सबसे पहले क्या करना है? आपको सबसे पहले ये निकालना है कि कौन ऐसा है जो पूरा कंज्यूम हो रहा है, उसको बोलेंगे लिमिटिंग रिएजेंट। आपने लिमिटिंग रिएजेंट निकाल लिया? हाँ जी निकाल लिया। अब बैक टू स्टोइचियोमेट्री। वहां पर भी तो आप एक ही रिएक्टेंट से कर रहे थे ना, अब लिमिटिंग रिएजेंट से फटाफट सारा कैलकुलेशन करो, दैट्स इट, बात खत्म। क्लियर? बढ़िया। अच्छा अब सुनो, तो लिमिटिंग रिएजेंट, अच्छा लिमिटिंग रिएजेंट का थोड़ा सा लिख भी लो, लिखो, मैं नहीं लिख रहा हूं, तुम लिखो। द लिमिटिंग रिएजेंट इज दैट रिएक्टेंट ऑफ द रिएक्शन which get completely consumed in the reaction, which get completely consumed in the reaction। ठीक है, जो पूरा का पूरा कंज्यूम हो जाता है रिएक्शन में। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे। अब तो कोई बात नहीं, आप वीडियो देख रहे हैं, आराम से लिख सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट क्या लिखेंगे कि ऑल द स्टोइचियोमेट्री कैलकुलेशन, दोबारा से बोल रहा हूं, ऑल द स्टोइचियोमेट्री कैलकुलेशन विल बी बेस्ड ऑन लिमिटिंग रिएजेंट ओनली, क्योंकि वो पूरा का पूरा कंज्यूम हो रहा है। ठीक है, बढ़िया। अब सुनिए, उसी क्वेश्चन को मैं बिल्कुल डिफाइन तरीके से करता हूं। ठीक है, अब मान लो क्वेश्चन है कि 10 मोल A and 10 मोल B is given. Find the mole of C produce. Find the mole of C and D, सब निकाल लो। Find the mole of C and D produce। एक और चीज कर लेते, चलो वो तब कर लेंगे। अच्छा,
अब अभी तो हमको पता है इस क्वेश्चन में कि कौन लिमिटिंग रेजेंट है जी, बी लिमिटिंग रेजेंट है, पता है ना, ठीक है। तो सारी कैलकुलेशन लिमिटिंग रेजेंट के साथ होगी। तो पहला स्टेप क्या होगा, फाइंड द लिमिटिंग रेजेंट, फाइंड द LR। लिमिटिंग रेजेंट फाइंड करने का भी मैं एक तरीका बताऊंगा, उसी से डिफाइन करना है, लेकिन अभी हमको पता है तो अभी हम बस नॉर्मल कैलकुलेशन कर रहे हैं। अच्छा, लिमिटिंग रेजेंट फाइंड करके लिमिटिंग रेजेंट के हिसाब से सारी कैलकुलेशन करनी, बहुत बढ़िया। अच्छा जी, तो लिमिटिंग रेजेंट कौन है यहाँ पे, बी है। अब देखिए सर, बी बोलता क्या है, बी बोलता है कि जो भी बोलता है दिख रहा है वो तो है ना। अब मुझे सी निकालना है, तो 4 मोल बी बनाता है 1 मोल सी। हाँ जी, ये देखो, तो आपको बी कितना दिया था, 10। मैंने बोला ना भूल जाओ एक को अभी, तो 10 मोल बी कितना बनाएगा, 1/4 इंटू 10, दैट विल बी 2.5 मोल सी। आसान है, हाँ हाँ आसान है। डी निकालना है, डी भी निकाल लो, खेल लो, और क्या है। ये तो पुराना वाला खेल है ना, नया वाला खेल तो नया वाले खेल पुराने वाले खेल में कितना डिफरेंस है, बस लिमिटिंग रेजेंट का पता करना है भाई साहब, बहुत बढ़िया। अच्छा, अब डी पता करना है, डी पता कर लो यहाँ पे। डी कैसे पता करोगे, जी इससे पता कर लेंगे, बहुत तरीके हैं। हमको पता है कि 4 मोल बी, देखो फोकस रखना लिमिटिंग रेजेंट पे, 4 मोल बी आपका बनाता है 2 मोल डी। हाँ जी बनाता है। आपको कितना बी दिया गया था जो पूरा कंज्यूम हो रहा है, पूरा कंज्यूम हो रहा है तो सबका सब लेंगे ना, बढ़िया। 10 मोल बी, 10 मोल बी कितना बनाएगा, 2/4 इंटू 10, ठीक है, 20/4, दैट विल 5 मोल्स। आसान है, हाँ आसान है। एक और जुगाड़ बताऊं, देखो सी कितना बना था, 2.5 मोल। अगर बना 1 मोल सी तो उसके साथ कितना डी बनेगा अपने आप में, 2, एक के साथ बन रहा है 2, मतलब डबल, और ये बना था 2.5। हाँ जी, तो डी कितना बनेगा, 5, ले मल्टीप्लाई विद 2, तो आ जाएगा 5 मोल डी। तो ये प्रैक्टिस से होता है ना, जबरदस्ती आपको रिएक्टेंट पे जाने की जरूरत है ही नहीं भैया। 10 मोल बी ने 2.5 मोल सी बनाया, तुमने निकाल लिया, हाँ जी निकाल दिया। तो खाली सी थोड़ी बनेगा, डी भी तो बनेगा। तो अगर जब 1 सी बनता है तो उसके साथ 2D बनता है, डबल बनता है ना, तो 2.5 बना रहे हैं तो उसके साथ 5 मोल डी भी बन रहा होगा। हाँ तो आंसर ठीक है, ये क्यों करना, नहीं कर लो कोई बात नहीं, स्टार्टिंग में प्रैक्टिस की जरूरत है। अच्छा, एक और चीज पूछता हूं, फाइंड द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए कंज्यूम इन द रिएक्शन। अच्छा, मैं ये क्वेश्चन नहीं पूछ सकता था कि फाइंड द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बी कंज्यूम इन द रिएक्शन, क्यों, क्योंकि बी तो पूरा खत्म हो रहा है, सबका सब कंज्यूम हो रहा है, 10 मोल आंसर। बट क्योंकि ए कंज्यूम नहीं हो रहा है पूरा, इसलिए मैं ये क्वेश्चन पूछ सकता हूं कि फाइंड द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए कंज्यूम इन द रिएक्शन। वो कैसे, मेरे गुरु, सब लिमिटिंग रेजेंट से ही होगा, दैट्स इट, हाँ दैट्स इट। तो इसको मिटा के यहाँ पे थोड़ा सा जगह बना के अपन लोग यहाँ पे कर लेते हैं, ठीक है। क्वेश्चन लिखो, क्वेश्चन लिखो, मैंने लिख रहा हूं बार बार। फाइंड द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए कंज्यूम्ड इन द रिएक्शन। अब उसका देखो, अगर 4 मोल बी है तो वो किसके साथ रिएक्ट करेगा जी, ए के साथ। हाँ, तो 4 मोल बी रिएक्ट करता है, रिएक्ट विद 2 मोले। हाँ जी करता है, 2 मोले से रिएक्ट करता है, बहुत बढ़िया। बी कितना दिया था, 10, लिमिटिंग रेजेंट सब खत्म हो रहा है, तो करो इसको खत्म। तो 10 मोल बी कितने से करेगा, साफ दिख रहा है वैसे तो हाफ से करेगा, 4 का 2 तो 10 का 5 आएगा, पर ठीक है, 2/4 इंटू 10, 5 मोल ए। 5 मोल ए क्या है, ये है रिएक्टेड या फिर कंज्यूम इन द रिएक्शन, ठीक है, मोल ऑफ ए कंज्यूम। ये खर्च हो गए, कहाँ खर्च हुए, रिएक्शन में बी के साथ, 10 मोल बी के साथ 5 मोल ए खत्म हो गए, जिन्होंने 2.5 मोल सी, 2.5 मोल सी एंड 5 मोल डी बना दिए। ये आपका परफेक्ट आंसर है। अच्छा, एक और चीज, फाइंड द एक्सेस अमाउंट ऑफ ए। क्यों, क्योंकि ए एक्सेस रिएजेंट है ना, तो कितना ज्यादा है। हो भाई ये तो आसान है, आपको दिया कितना था और आपने कितना खत्म कर दिया, मतलब कितना कंज्यूम कर दिया, उसको घटा दो, आपका बचा कुछ आ जाएगा एक्सेस। हाँ ठीक है, तो एक्सेस अमाउंट निकालना है, तो देखो सब यही निकाल दिया हमने। एक्सेस अमाउंट ऑफ ए कितना आ जाएगा, इनिशियल में कितना दिया था, तो इनिशियल में कितना दिया था, चलो लिख ले रहा हूं, मोल्स ऑफ ए इनिशियल माइनस मोल्स ऑफ ए
कंज्यूम, है ना, कई बच्चों को ये पसंद आता है, हाँ सर ऐसे फॉर्मूले लिखो, मज़ा आता है देखने में। अभी समझो कितना था, कितना गया, बढ़ गया, वही बचा हुआ है, ठीक। हाँ, तो मोल्स ऑफ ए इनिशियल कितना था 10, कहाँ है अजी, ये है, माइनस कितना कंज्यूम अभी निकला ना 5, कितना बचा 5 मोल, दैट्स इट। ये है अनरिएक्टेड अमाउंट या फिर एक्सेस अमाउंट ऑफ ए, दैट्स इट। हाँ, तो ये थी सर एक्सेस रिएजेंट और लिमिटिंग रिएजेंट की कथा। अब क्या करना है जो हर बार कर रहे हैं, सवाल करने, और क्या करना है, चलिए। हाँ जी, ये रहा क्वेश्चन। क्वेश्चन है, ध्यान से पढ़ने का, 80 ग्राम आयरन पायरेट्स, FeS2 को आयरन पायरेट बोलते हैं। अच्छा, आपकी सहूलियत के लिए मैं बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन ही लाया हूँ, अदरवाइज है ना, एक चीज़ जरूर ध्यान रखना, जब भी आप किसी भी केमिकल इक्वेशन को अगर अनबैलेंस मिले, आप बैलेंस कर रहे हैं, तो बहुत छोटी चीज़ें बता रहा हूँ जो ध्यान नहीं रहती, अनसंट बैलेंस करने लग जाते हैं लोग। सबसे पहले अगर किसी भी रिएक्शन में मेटल है तो आप उसको बैलेंस करो। जैसे कि मान लो यहाँ पे आयरन मेटल है, आप इसको पहले बैलेंस करो, कर दिया, हाँ। उसके बाद आप नॉन मेटल को बैलेंस करेंगे, हाँ जी, तो इसके अलावा बचा ही क्या, हाँ तो करेंगे, लेकिन सुनो ध्यान से, नॉन मेटल ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के अलावा जो होंगे पहले, फिर उनको बैलेंस करो। तो जैसे मान लो सल्फर हो गया, सल्फर को बैलेंस कर दिया, हाँ जी। अब जो बचा कुचा है उसको लास्ट में बैलेंस करो, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन को। उसके बाद दोबारा रीचेक करो कि सारे के सारे बैलेंस है कि नहीं है, ठीक है। तो अब ये वाली तुम्हारी सहूलियत के लिए ये वाली इक्वेशन मैंने बैलेंस ही लाई है, 4FeS2 उसके साथ 11O2 और 2Fe2O3 और 8SO2 बना रहा है, हाँ जी, तो बैलेंस्ड ही है। अच्छा, अब रिएक्शन सुनो, 80 ग्राम आयरन पायरेट्स आर रोस्टेड विद 80 ग्राम ऑफ O2। प्लीज नोट, आपको इसका भी अमाउंट दे दिया है, इसका भी अमाउंट दे दिया है। जैसे ही ये दिखे तुरंत दिमाग में चमक जाना चाहिए, लिमिटिंग रिएजेंट पक्का फाइंड करना है। क्यों? क्योंकि दोनों चीज दे दी ना, हो सकता है एक खत्म हो रहा हो, एक ज्यादा में हो, कुछ भी हो सकता है, ये तो फैक्ट्री वाले ने दिया बेचारे ने। एज पर द रिएक्शन, फाइंड द मास ऑफ Fe2O3 formed, also decide which reactant reacts completely, also decide which reactant reacts completely। अब ये क्वेश्चन में बाद में पूछा गया है, लेकिन जब आप क्वेश्चन को सॉल्व करोगे तो ये तो सबसे पहले ही निकालना होता है, अदरवाइज आप क्वेश्चन ही सॉल्व नहीं कर पाओगे। हाँ, चलिए। जी, हमको कैसे पता लगेगा? क्या हम वो ए बी दोबारा करते रहेंगे, एक के साथ ये, एक के साथ नहीं। दो तरीके बता रहा हूं, एक तो ये वाला तरीका पहले देखो, उसके बाद एक शॉर्टकट तरीका बताऊंगा, उसको देखना। पहले मान लो कि FeS2 लिमिटिंग रिएजेंट है ना, लेट FeS2 कंप्लीटली कंज्यूम। मान लिया तो कंप्लीटली कंज्यूम, जितना दिया होगा उनको फिर रिएक्ट करवा दो पूरा, और क्या। हाँ जी, ठीक है। दिया कितना है, गिवन अमाउंट ऑफ आयरन पायराइट FeS2 दिया हुआ है आपको 80 ग्राम। तो ये तो मोल्स होते हैं ना, आपको तो मोल्स में चलना है। अब मोल्स कैसे निकालते हैं? अगर वेट दिया हो तो सारी चीजें रिपीट होंगी, वेट अपॉन मोलर वेट। वेट कितना है? 80 ग्राम। बहुत बढ़िया। मोलर वेट ऑफ FeS2, देखो आयरन का होता है 56, है ना, अगर मैं यहां पे निकालूं अलग से, इसका होता है 56, सल्फर का होता है 32, तो 32 इंटू 2 64, ठीक है। कितना आ गया? 120, ठीक, इजी। 80 अपॉन 120, यह है ग्राम पर मोल, यह है मोलर मास। तो कितना आ गया? 8/12, 2/3 मोल्स। आपको 2/3 मोल्स आयरन पायराइट के दिए हुए हैं, और आपने एज्यूम कर रहा हुआ है, आप थोड़ी देर के लिए एज्यूम करा हुआ है कि ये कंप्लीटली कंज्यूम हो रहा है, मतलब ये लिमिटिंग रिएजेंट है, तो सब कुछ इसी के बेसिस पे होगा। हाँ, अब सुनो, 2/3 मोल्स दिए हुए हैं ना, मैं दोबारा से रिएक्शन लिख ले रहा हूं यहां पे। 4FeS2 plus 11O2 gives 2Fe2O3 plus 8SO2। बहुत बढ़िया। ये दिया हुआ है 2/3 मोल्स। अब देखो ऐसे ही करना है आपको क्वेश्चन, जैसे मैं अब कर रहा हूं, प्रैक्टिस होने के बाद।
O2 कितना दिया हुआ है वो भी देख लो, वो भी दिया है, O2 80 ग्राम दिया है ना, तो इसके मोल्स कितने दिए हुए हैं 80 अपॉन आपका आ जाएगा 16 टू जा 32, 16 टू जा 32, ठीक है। तो इतने मोल्स दिए हुए हैं O2 के 80 अपॉन 32, तो कितना हो गया है 2.5, बहुत बढ़िया, ये दिया हुआ है 2.5, ये मैं दिए हुए हूं, ये कितना दिया है ये तो प्रोडक्ट है यार, ये थोड़ी दिया होगा 0 अब आपने इसको एज्यूम करा है ये खत्म हो रहा है पूरा, तो अगर खत्म हो जाएगा तो कितना जाएगा, मतलब कंज्यूम कितना हुआ, देखो कंज्यूम कितना हुआ -2/3 मोल्स। माइनस का मतलब ये नहीं है मैं कुछ वो कर रहा हूं, माइनस का मतलब है कि कंज्यूम हो रहा है, सीधी सीधी बात। हाँ, आप एक बात बताओ, अगर 2/3 मोल्स FeS2 के कंज्यूम हो रहे हैं जो आपने एज्यूम किया है, तो O2 के कितने होंगे वो आपको अलग से निकालना पड़ेगा। कैसे, देखो अब देखो स्टोइकोमेट्री, इसमें थोड़ा कलर चेंज कर देता हूं ताकि तुम लोगों को कंफ्यूज ना हो। देखिए सर, 4 मोल FeS2 के लिए 11 मोल O2 लगते हैं, हाँ जी लगते हैं, ठीक। 4 FeS2 के लिए 11 O2 लगते हैं, आपने FeS2 कितने लगाए हैं जी 2/3, तो 2/3 के लिए कितने लगेंगे O2 11/4 इंटू 2/3। अच्छा हाँ, तो कितना आ गया 2 2 जा 4, ये आ गया आपका 11 अपॉन 3 2 जा 6, 3 2 जा 6, तो ये लगभग कितना आ जाएगा, ये लगभग आ जाएगा 1.8 मोल्स। समझ में आया ना, दोबारा बता देता हूं, देखो आपने FeS2, दोबारा बता रहा हूं कहानी, देखो आपने एज्यूम किया है FeS2 पूरा का पूरा खत्म हो रहा है, हाँ हो रहा है। FeS2 दिया कितना था जो 2/3 मोल्स, हाँ तो ये पूरा खत्म हो रहा है, हाँ तो पूरा खत्म होने का मतलब O2 भी तो लेके जाएगा अपने साथ, तो अगर 4 मोल FeS2 के लिए 11 O2 लगती है तो 2/3 के लिए कितने लगेगी 1.8 मोल्स, तो मतलब कितनी लगी है -1.8 मोल्स। अब इससे एक चीज और पता लग गई, आपका एजम्पशन सही है। क्यों, आपको 2.5 मोल O2 दिया गया था 2.5 मोल, जिसमें से सिर्फ इतनी खर्च हुई है जब आपने एज्यूम किया था कि ये पूरा खत्म हो रहा है। अगर ये पूरा खत्म हो रहा है और पूरा खत्म होने के लिए O2 सिर्फ 1.8 मोल लग रही है, लेकिन आपको 2.5 मोल दी हुई है, मतलब ये एक्सेस में दी हुई है, इसका मतलब आपका एजम्पशन सही हो गया। अगर यहां पे गलत आता, मतलब ये 2.5 से ज्यादा आ जाता, मान लो, समझो मान लो 2.5 से ज्यादा आता, तो आपका एजम्पशन वहीं पे गलत था, आप तुरंत शिफ्ट कर देते O2 पे कि O2 आपका लिमिटिंग रीजेंट है, बस आसान। हाँ, मतलब हमारा एजम्पशन यहाँ पे सही हो चुका है। अब सही हो चुका है तो आंसर भी निकाल लेते हैं यार, क्यों, जरूरी थोड़ी है, ठीक है। अच्छा अब बताओ लास्ट में ये कितना, अच्छा ये कितना बनेगा ये भी तो निकाल लो। अच्छा ये कितना बनेगा, देखो 4 मोल FeS2 से बनता है 2 मोल Fe2O3, हाँ 4 से बनता है 2, मतलब हाफ बन रहा है, तो 2/3 जो खर्च हो रहे हैं पूरे के पूरे, उससे कितना बनेगा, इसका हाफ बनेगा, तो 2/3 का हाफ कितना हो जाएगा, अरे 2/3 का हाफ कितना हो जाएगा, जस्ट अ सेकेंड, 2/3 इंटू 1/2, ये हो गया हाफ। हाँ थोड़ा सा शॉर्टकट कर रहा हूं लेकिन समझना आना चाहिए। ये गया, कितना बचा 1/3 मोल्स। ये मैं नहीं निकाल रहा हूं क्योंकि हमारा मुद्दा यहां पे अभी है ही नहीं, जो क्वेश्चन में पूछा गया है सिर्फ वहीं तक चलेंगे। अब पूरी कहानी सुनो, 2/3 मोल आपको FeS2 के दिए गए थे, 2.5 मोल आपको O2 के दिए गए थे, हाँ जी आपने एज्यूम करा FeS2 लिमिटिंग रेजेंट है, हाँ वो एक्चुअली सही साबित हो गया। कैसे साबित हुआ, आपने एज्यूम करा कि 2/3 मोल पूरे खर्च हो रहे हैं, आपने देख लिया कि अगर 4 के साथ 11 खर्च होते हैं तो 2/3 के साथ कितना O2 कंज्यूम होगा, आपने वहां से निकाल लिया, वो आया 1.8, एक्चुअली वो इससे कम आया, तो कम आया मतलब बचा हुआ है, हाँ सीधा, तो लिमिटिंग है एक्सेस। हाँ अब आपको पता है कि 4 मोल FeS2 से 2 मोल Fe2O3 बनते हैं, हाँ जी, तो 2/3 मोल से कितने बनेंगे वो भी निकाल दे स्टोइकोमेट्री से, 1/3 बन रहे हैं, हाँ तो यही आंसर हो गया और क्या। हाँ अब सुनो, लास्ट में क्या क्या बचा, मिक्सचर में क्या क्या बचा, ये देखो, ये तो खत्म 0, ये क्या बचा 2.5 में से 1.8 जाएगा तो बताओ 0.7 मोल्स। ये क्या है मेरे भाई, ये एक्सेस O2 है जो आपको ज्यादा दी गई थी।
आपको ज़रूरत थी 1.8 की, आपको 2.5 दी गई थी, 0.7 ज़्यादा है। ये कितना बना 1/3 मोल्स ऑफ Fe2O3। एक्चुअली आपका आंसर है 1/3 मोल, लेकिन मैंने आपको पूरे क्वेश्चन की पूरी पिक्चर क्लियर कर दी, हम लोग कैसे कैसे कर रहे हैं। वाह सर, हाँ अब कुछ नहीं हो रहा है, जो कॉन्सेप्ट बताया गया वो थोड़ा सा एक्सटेंडेड होता चला जा रहा है, बस 2 बार यूज हो रहा है, 3 बार यूज हो रहा है, सिंपल। सब यूनिटरी, ये यूनिटरी मेथड, ये यूनिटरी मेथड, सब यूनिटरी मेथड है। इसीलिए कहा था कि 50 से 100 क्वेश्चंस कम से कम हाथी घोड़े वाले पक्के लगाने हैं, आम सेब वाले। ठीक, बढ़िया। तो आंसर विल बी 1/3 मोल Fe2O3। अच्छा एक्चुअली ये आंसर नहीं होगा, क्योंकि उसने क्या पूछा, ध्यान से देखना, फाइंड द मास ऑफ Fe2O3। तो 1/3 मोल्स हैं तो मास तो निकाल ही सकते हो, क्या करोगे, मोलर मास से मल्टीप्लाई कर दोगे Fe2O3 के, बहुत आसान है। चलिए अब ऐसा मिटा दूं, है ना। आई होप ये वाला क्वेश्चन सबको समझ में आ गया होगा, लेकिन अगर जिसको नहीं आया वो क्या, वो रिवाइंड करो और देखो, और उसके बाद में एक और मेथड मस्त वाला बताने वाला हूँ, लिमिटिंग ग्रेडियंट ऐसे फाइंड करने का। एक्चुअली वही मेथड चलता है, बट यहाँ पे थोड़ा सा बताना भी ज़रूरी था। अच्छा हाँ जी, चलिए, आई थिंक हमारा आंसर क्या आया था, आंसर था 1/3 मोल्स ऑफ Fe2O3। हाँ जी, बहुत बढ़िया। हमें वेट निकालना ना, इसका वेट निकाल लो यार, वेट में क्या ही टेंशन है। मोल्स इंटू मोलर वेट, मोल्स है 1/3, मोलर वेट ऑफ Fe2O3 निकालना जरा, 56 होता है, Fe का डबल कर दो तो 56 इंटू 2 प्लस 16 होता है ऑक्सीजन का, ट्रिपल कर दो 16 इंटू 3। बाप रे सर, एक ही क्वेश्चन इतना लंबा खींच दिया। देखो पहला क्वेश्चन सिखाने में लंबा खींचता है, आप 5 क्वेश्चन करेंगे, छठा क्वेश्चन मिनट भी नहीं लगेगा, बोल रहा हूं श्योर। देखिए तो ये कितना हो गया, 56 इंटू 2 112 एंड प्लस 48 है ना, तो 112 एंड 120 41 60, तो ये आ गया 160। तो आंसर विल बी 160/3, तो लगभग ये आ जाएगा 53.3 ग्राम आंसर। ये है आपका एक्चुअल आंसर। और एक्चुअली आपने सिर्फ ये आंसर नहीं निकाला ना, आपने ये भी चीज़ निकाल ली कि इसमें O2 जो था वो एक्सेस में था, और उसका आपने अमाउंट भी निकाला था कितना एक्सेस था। आपको 2.5 मोल दिए गए थे और इसमें कितने लगे थे, 1.8 लगे थे, तो 2.5 माइनस 1.8 कितना, 0.7 मोल्स था। अगर आप इसका वेट निकालना चाहते हैं निकाल सकते हैं, 0.7 इंटू 32। 32 कैसे, अबे मोलर मास है 32 का, और क्या। अच्छा राइट, आसान, बहुत आसान। एक बार दोबारा देखें, दोबारा खुद से करना है, खुद से पेन है ना, ऐसे चला चला के, ऐसे नहीं हाँ जी आ गया आ गया आ गया, ऐसे नहीं होता है, प्रैक्टिस वाली बात है। चलिए वाह, एक और क्वेश्चन, लेकिन उससे पहले लिमिटिंग रिएजेंट फाइंड करने का एक सबसे जुगाड़ी तरीका। सर यही तो हम एज्यूम कर रहे थे, आपको कुछ नहीं करना। आप सुनो, मान लो अब ये वाली रिएक्शन नहीं, कुछ और ले रहा हूं मैं। मान लो मैंने ले लिया 3A प्लस 4B गिव्स C प्लस D, ठीक है। हाँ या चलो ऐसे ले लो कि थोड़ा सा ठीक ठाक पड़े, 6P ले लिया मैंने, ठीक। हाँ अब मान लो A के आपको दिए हुए हैं 20 मोल्स, B के दिए हुए हैं 20 मोल्स, वो कुछ भी दे सकता है, 20 मोल्स दिए हुए हैं, वो ग्राम में देगा, आपको मोल्स निकालने हैं, ये ध्यान रखना। अब आपको एक रेशियो कैलकुलेट करना है। रेशियो A के लिए भी कैलकुलेट करना है, मतलब एक रिएक्टेंट के लिए, और रेशियो दूसरे रिएक्टेंट के लिए भी कैलकुलेट करना है, R फॉर B, दैट्स इट। वो रेशियो क्या है, ध्यान से सुनो मेरी बात को। वो रेशियो है, आपको निकालना है गिवन मोल्स डिवाइडेड बाय स्टोशियोमेट्री कोफिशिएंट। स्टोशियोमेट्री कोफिशिएंट क्या होते हैं, ये है स्टोशियोमेट्री कोफिशिएंट, ये 1 ये 2 है, ये 1 है, डिवाइडेड बाय स्टोशियोमेट्री
कोफिशिएंट, ये रेशियो निकालना है। अब बताओ ए का कितना है, गिवन मोल्स कितने हैं 20, स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट कितना है 3, हाँ निकल गया, ठीक है। और क्या, बी का निकालो, गिवन मोल्स डिवाइडेड बाय स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट, बी के कितने हैं 6, स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट ओ सॉरी बी के मोल्स कितने हैं 20, स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट 6। बताओ किस रेशियो की वैल्यू कम आएगी, बताओ बताओ भाई, जिसका ये ज्यादा वही कम, क्योंकि ये तो कॉमन है ना। तो इसका मतलब रेशियो फॉर बी इज लेस देन रेशियो फॉर ए, और जिसका रेशियो आए कम वो हुआ आपका एल आर, बस बात खत्म। आपको रेशियो निकालना है गिवन मोल्स डिवाइडेड बाय स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट, और जिसके लिए रेशियो की वैल्यू आपस में कंपैरेटिवली कम आएगा वो लिमिटिंग रेजेंट, उसके बाद तो कहानी आपको सब कुछ पता है, उसके हिसाब से आप कैलकुलेशन करते चले जाओ, दैट्स इट। ठीक, आसान, बहुत आसान है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। हाँ जी, ये भी एक बड़ा प्यारा सा क्वेश्चन है, देखिए क्वेश्चन को पढ़ो। What weight, क्वेश्चन पढ़ना बहुत जरूरी है, एक्चुअली लैंग्वेज में फंसाता है क्वेश्चन। What weight of calcium carbonate must be decomposed, है ना, कितना कैल्शियम कार्बोनेट को डिकम्पोज किया जाए टू प्रोड्यूस द सफिशिएंट क्वांटिटी ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, कि इतनी CO2 प्रोड्यूस हो जाए जिससे विच कैन कन्वर्ट 21.2 kg of Na2CO3 कंप्लीटली इनटू NaHCO3, और ये आपको एटॉमिक मास दिया हुआ है। पहले क्वेश्चन समझने की कोशिश करो। आपके पास यहाँ पे दो रिएक्शन है, आपने पहले क्या करा, कैल्शियम कार्बोनेट को आग लगाई, हाँ जला दिया, तो क्या बना जी, कैल्शियम ऑक्साइड और CO2, हाँ जी, इसमें कौन सी नई बात है, तो मैंने कौन सा कहा नई बात है, हाँ ठीक है। अब ये क्या बोलता है, ये CO2 आपको यूज करनी, जितनी भी बनी है यही CO2 आपको यूज करनी है, किसके साथ, सोडियम कार्बोनेट के साथ, और साथ में थोड़ा सा इसमें जल वल भी छिड़क दो, जो भी यूज होता होगा छिड़क दिया, और क्या बना दिया इससे, सोडियम बाय कार्बोनेट। अच्छा, तो क्वेश्चन समझ में आया। क्वेश्चन क्या था, आपने एक रिएक्शन ली, उस रिएक्शन से जितना एक प्रोडक्ट प्रोड्यूस हुआ उस प्रोडक्ट को आपने दूसरी रिएक्शन में रिएक्टेंट के लिए रख दिया और उससे एक नया प्रोडक्ट बना लिया, दैट्स इट। तो दो रिएक्शन चल रही है, अब आपको निकालना है कि ये कितना यूज होगा। ये क्वेश्चन इतना आसान है ना, देखने में बस भयानक लगता है, बस आपको स्टोइकोमेट्री पता होना चाहिए। सबसे पहले क्या ये इक्वेशन बैलेंस्ड है, एक्चुअली इन्होंने बैलेंस इक्वेशन ही दी हुई है, देखो सब बैलेंस्ड है, सही है। अच्छा अब सुनिए, पहले तो इससे निकालो, वो पूछ रहा है कितना कैल्शियम कार्बोनेट जलाया जाए कि उससे CO2 बने, ताकि वो CO2 हाँ इससे रिएक्ट करके ये बना दे, बहुत बढ़िया। अब सुनो मेरी बात, अगर मान लो मेरे पास 1 मोल कैल्शियम कार्बोनेट होता तो मुझे बताओ कितना CO2 बनता है, साफ दिख रहा है जी 1 मोल बनता, कितना बनता, 1 बनता, हाँ, और 1 मोल CO2 ही 1 मोल NO2CO3 से रिएक्ट कर रहा है, हाँ, तो मतलब जितना मोल CO2 उतना ही मोल NO2CO3, हाँ तो बड़ा आसान है यार, हाँ, और इसका NaCO3 कितना बना, डबल बन रहा है, ये तो भाड़ में गया, तो हमें मतलब भी नहीं है। अच्छा, तो इसका मतलब ध्यान से सुनो मेरी बात, मोल्स ऑफ Na2CO3 इज इक्वल्स टू मोल्स ऑफ CO2, ये क्या है, यूज्ड। क्यों, अबे रेशियो में ही साफ पता लग रहा है, देखो 1:1 है, तो जितना CO2 उतना ही NO2CO3, या उल्टा बोल दो, जितना NO2CO3 उतना ही CO2 लगेगा, और ये CO2 कहां से लानी है, अरे यहीं से लानी है बस। और आपको एक ना एक चीज दी हुई होगी, और वो दिया हुआ है, दैट इज 21.2 kg ऑफ Na2CO3, दैट्स इट। अब सवाल सॉल्व करें, बस अब सिंपल है ये मैंने आपको क्वेश्चन को समझने का तरीका बताया, ठीक है। अब सुनो, जितना होगा NO2CO3 दिया हुआ उतना ही CO2 लगेगा, हाँ ये तो हम समझ गए क्योंकि 1:1 का रेशियो, हाँ, तो NO2CO3 कितना दिया हुआ है, देखो NO2CO3 कितना दिया हुआ है, देखो 21.2 kg दिया हुआ है, तो इसके अब देखो चीजें सब मोल्स में चलती हैं, तो मोल्स निकाल लो, वेट कितना है 21.2, हाँ
हाँ जी है। मोलर वेट कितना है? ओहो निकालना पड़ेगा। मोलर वेट ऑफ Na2CO3 बताओ बताओ बताओ। Na2CO3, सोडियम का 23, दो का कितना हो जाएगा 46, कार्बन का 12, ये हो जाएगा 16 इंटू 3 48। आसान है ये। 48 और 12 हो गया आपका 60, 60 और 46 हो गया 106, 106 हो गया। अच्छा हाँ, ये क्या आया? मोल्स? नहीं, ये मोल्स नहीं है, थोड़ा सा और ध्यान दो। एक्चुअली ये किलोग्राम है, ये ग्राम नहीं है। तो या तो आपकी इच्छा है आप इसको ग्राम में कन्वर्ट कर दो, या एक सबसे तरीका अच्छा जुगाड़ होता है, इसको किलो मोल ही लिख लो। इसको क्या लिख लो? किलो मोल लिख लो। हाँ, मत करो सॉल्व अभी, बाद में काम आएगा ये। क्यों करना है इतना घटिया सी कैलकुलेशन? क्या पता बाद में कहीं कट फटा जाए कुछ, है ना? राइट, चलिए अब सुनिए, आपको NO2CO3 के इतने मोल्स दिए हुए हैं, तो अब मेरे को बताओ इतने मोल्स के लिए CO2 कितनी लगेगी? जी 1 के लिए लग रही है 1, तो इसके लिए कितनी लगेगी? उतनी ही। अच्छा, तो मोल्स ऑफ CO2 रिक्वायर्ड कितना हो जाएगा? 21.2/106 मोल्स। हाँ, और ये कहां से आएगा? अरे ये तो यहां से आएगा। तो बेसिकली ये CO2 कितनी है आपको चाहिए? 21.2/106 मोल्स। अच्छा हाँ, इतना आसान है ये, बस क्वेश्चन को फ्रेम करना बहुत जरूरी है। सिंपल लॉजिक है। हाँ, अब सुनो, अब ये CO2 कहां से आएगी? इतनी वाली जो कैल्शियम कार्बोनेट से आएगी। अबे आपको तो इतना पता है ना कि 1 कैल्शियम कार्बोनेट आपको 1 CO2 देता है। इसको उल्टा बोल दो कि 1 CO2 अगर मुझे चाहिए तो 1 मोल कैल्शियम कार्बोनेट लगेगा, मतलब बराबर बराबर लगेगा। हाँ, तो मुझे कितनी CO2 चाहिए थी? बोल 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 भाई। 1 CO2 के लिए मेरा 1 कैल्शियम कार्बोनेट लग रहा है। हाँ लग रहा है जी। आपको CO2 कितनी चाहिए? अभी निकाला 21.2/106 मोल्स। तो इसके लिए कितनी लगेगी? इसके लिए भी इतनी ही लगेगी, 21.2/106 मोल्स ऑफ क्या? कैल्शियम कार्बोनेट। लेकिन इसने वेट पूछा हुआ है। ठीक है, मोलर मास से मल्टीप्लाई कर दो, आपका आंसर बड़े प्यार से आ जाएगा। ठीक है, चलिए अब इसका निकाल लो वेट। वेट कैसे निकाला? मोल्स इंटू मोलर वेट, है ना? तो मोल्स कितने हैं? 21.2/106 मल्टीप्लाई विथ, यहां से दिखा देता हूं, मल्टीप्लाई विथ कैल्शियम कार्बोनेट का कितना होगा? 40, है ना? 100 आएगा, देख लेना। 40, 12 और O3 का 48, तो ये 60 हो गया, 40, 100 हो गया। ठीक है, तो ये कितना आ गया? 2120/106। वाह, बोला था ना मत काटना, सीधे डबल 20 किलो। किधर है 20? अरे वाह, क्लियर? हाँ, अब देखो समराइज कर देता हूं इसको फटाफट। हमने क्या क्या करा, ध्यान से देखना मेरी बात। हमारे पास दो रिएक्शन थी। हाँ जी, एक थी कैल्शियम कार्बोनेट डिकम्पोज इनटू कैल्शियम ऑक्साइड प्लस CO2। हाँ जी, यही CO2 में आप सोडियम कार्बोनेट और थोड़ा बहुत पानी वानी डाल दे रहे थे और बना रहे थे सोडियम बाइकार्बोनेट। हाँ जी, डो। अब पूछा था कैल्शियम कार्बोनेट कितना आपको वहां पे मतलब जलाना पड़ेगा, कैल्शियम कार्बोनेट कितना यूज होगा। हाँ, अब सुनो, जितना कैल्शियम कार्बोनेट यूज होगा मोल में उतनी ही CO2 बनेगी। आसान। और जितनी CO2 बनेगी उतनी ही सोडियम कार्बोनेट यूज होगा, क्योंकि 1 चल रहा है। बड़ा आसान सा है। हाँ, अब इसका मतलब उल्टा देखो, जितना सोडियम कार्बोनेट आपका बन रहा है या आप जो भी है मतलब आप यूज कर रहे हो, उतना ही CO2 आपको यूज करना पड़ेगा। हाँ, तो जितना सोडियम कार्बोनेट उतना ही CO2। तो आपने सोडियम कार्बोनेट निकाल लिया, 21.6 अपॉन जो भी वो मोल्स थे 106, उतनी CO2 लगेगी। और उतनी CO2 कहां से बनाएंगी? उतनी ही कैल्शियम कार्बोनेट से, बस। तो 1 चला, तो ये था 21.6, इसीलिए ये भी लगा 21.6 अपॉन 106, इसीलिए ये भी लगा 21.6 अपॉन 106। दैट्स इट। बात इतना सा सवाल समझाने में थोड़ा सा लगता है। ठीक है,
चलिए, आई होप ये सबको समझ में आ गया होगा। That's it. हाँ, अब एक और टॉपिक आपके सामने, क्या है ये है भाई साहब परसेंटेज एक्सेस एंड यील्ड परसेंटेज कैलकुलेशन का। एक्सेस अमाउंट तुमको पता लग गया ना एक्सेस क्या होता है। एक्चुअली ये बहुत कंफ्यूजिंग रहता है बच्चों के दिमाग में, परसेंटेज एक्सेस क्या होता है जी। किसी भी चीज़ का परसेंटेज कैसे निकालते हो? 100 के रिप्रेजेंट मतलब 100 के रिस्पेक्टिव में आप कितना लाए हो या आपके पास कितना है, वही होता है, सिंपल सा लॉजिक है। हाँ जी, अब आपको परसेंटेज एक्सेस निकालना है। अब मैं एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ। जैसे मान लो आपको क्या बोलूँ, अब 5 रोटी की भूख है आपको। सर ये आप तो अपना बता रहे हो। नहीं ऐसा भी नहीं है ना। मान लो आपको 5 रोटी की भूख है आपको। अब माताजी तो माताजी होती हैं, है ना। अब उन्होंने आपको कितनी दे दी? 10 रोटी दे दी। क्या चलो ज़्यादा ही अच्छी माताजी होंगी तो मान लो 15 दे दी। अब तो विश्वास हो गया कि मेरा खेवली है ना। 15 रोटी का तो कोई मतलब नहीं बनता माताजी का देने का। आपको 5 रोटी की भूख थी, आपको 15 रोटी मिल गई। हाँ, आपको एक्सेस में मिली है ना, इसका निकालना है परसेंटेज एक्सेस। अब बच्चे क्या करते हैं? हाँ, बच्चे क्या करेंगे, देखो जी हमको कितना खाना था जी, हमको तो 5 खाना था। हमको कितना मिला जी, हमको मिला 15 इंटू 100। हाँ जी, अरे जितना मैक्सिमम उसमें से हमें कितना मिला इंटू 100 आंसर। हाँ तो ठीक है। नहीं, गलत है, ये महा गलत है। ये क्या है? महा गलत है। ठीक है, अच्छा तो फिर सही क्या है? अब सुनो, परसेंटेज एक्सेस अगर आप निकाल रहे हैं, परसेंटेज एक्सेस अगर आप निकाल रहे हैं, या फिर अच्छा दूसरी चीज़ और बताता हूँ, ऐसे भी निकालते हैं। देखो कि परसेंटेज एक्सेस निकालना है तो सर पहले एक्सेस कितना है वो निकाल लो। हाँ, तो एक्सेस कितना है जी? 5 हमने खानी थी, हमको मिली 15, तो कितना एक्सेस हो गया? 10। हाँ जी, 10 हो गया। तो परसेंटेज में कितना है जी? 10/15 इंटू 100। कुछ लोग ऐसा भी करते हैं, ये भी गलत है। ये इवन थोड़ा सही भी लग रहा है लेकिन ये भी गलत है। अब देखो क्या है मुद्दा। देखिए सर, अब मैं प्यार से समझा रहा हूँ। आपको भूख थी 5 रोटी की, हाँ जी, आपको कितनी मिली? 15। तो एक्सेस कितनी हुई? 10। तो आपको एक्सेस का परसेंट निकालना है, तो एक्सेस तो ऊपर आएगा। हाँ तो ठीक है, तो इसका मतलब ऊपर क्या आएगा? 10 आ गया। कैसा आया? 15 माइनस 5, ये आ गया एक्सेस। अब आप नीचे क्या रखेंगे? नीचे क्या रखेंगे? सोचो। नीचे आप रखेंगे कि आपको भूख थी कितनी, आपके रिस्पेक्टिव में कितनी ज्यादा मिली है, उसको बोलते हैं एक्सेस। समझ में आया? आपको कितनी ज्यादा मिली है आपके रिस्पेक्टिव में। आपको तो 5 की भूख थी ना, समझ रहे? आपको 5 की भूख थी, तो आप नीचे क्या लिखेंगे? 5। समझ में आया? तो ये हो जाएगा 10/5 इंटू 100, मतलब कितना हो गया ये? 200% हो गया। बाप रे, 200% भी होता है। हाँ, अब देखो लॉजिकली सोचो, ध्यान से सुनो मेरी बात को। आपको भूख थी 5 की, आपको एक्स्ट्रा कितनी मिली? 10। एक्स्ट्रा तो 10 मिली ना। हाँ, तो 5 का कितना है? अबे 200% है ना, डबल है। हाँ, तो बस ऐसे निकाल दिया। अब फॉर्मूला कैसे बनाएंगे? सिंपल सा लॉजिक। ये क्या था? एक्सेस अमाउंट। हाँ जी, ये 5 क्या था? जितनी आपको भूख है, मतलब जितनी रिएक्टेंट को भूख है, जितना रिएक्टेंट कंज्यूम होगा, तो कंज्यूम्ड अमाउंट और मल्टीप्लाई विथ 100। सॉरी, मैं लेफ्ट साइड में 100 लिख रहा हूं, लेकिन समझ जाओ कि ये 100 मल्टीप्लिकेशन में है। ठीक है, तो एक्सेस डिवाइडेड बाय कंज्यूम्ड, ये होता है परसेंटेज एक्सेस। दैट्स क्लियर? वो ऊपर लिखा हुआ भी देखो, एक्सेस अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट इन मोल्स ऑफ दैट रिएक्टेंट कंज्यूम्ड मल्टीप्लाई विद 100। ये कंफ्यूजन बिल्कुल भी नहीं रखना है। ऊपर आएगा एक्सेस अमाउंट, नीचे आएगा जितना कंज्यूम हो रहा है। दैट्स इट। ठीक, चलिए
अच्छा ये किसके लिए आएगा? अरे यार अगर एक्सेस परसेंटेज निकाल रहे हैं तो ऑब्वियसली वो एक्सेस रिएक्टेंट के लिए आएगा, लिमिटिंग रिएजेंट के लिए तो आएगा नहीं, तो एक्सेस रिएजेंट के लिए ही आएगा। बस यही था खेल। ठीक है सर। परसेंटेज यील्ड क्या होता है? परसेंटेज का डायरेक्ट फॉर्मूला है कि सिंपल है कि मोल्स ऑफ प्रोडक्ट ऑब्टेन्ड अपॉन मैक्सिमम मोल्स कैन बी ऑब्टेन्ड बाय स्टोइचियोमेट्री। मतलब स्टोइचियोमेट्री से जो आप हम लोग अभी तक डिफाइन कर रहे हैं कि हम लोग इतना प्रोडक्ट बना सकते हैं, उसको नीचे रखना है और ऊपर एक्चुअली में जो प्रैक्टिकली नापा गया होगा, लो इतना किलो बन गया, बहुत सारी वजहों से ऐसे चेंजेस आते हैं, उस तरीके से आप ये यील्ड निकाल सकते हो। ठीक है, तो ये तो बहुत सिंपल सा लॉजिक। हाँ जी, ये एक क्वेश्चन है। अब मैंने परसेंट है ना, ये क्वेश्चन है, इसमें अब क्या दिया है, ये क्वेश्चन आपको पहले करना है और मैं नेक्स्ट क्लास में इसको डिस्कस करूंगा। इसको नेक्स्ट क्लास में मैं डिस्कस करूंगा। ठीक है, और नेक्स्ट क्लास में देखो ये क्या है, द रिएक्शन नेट एंड N2 + 3s2 is twice and स्टडीड विद द इनिशियल मासेस ऑफ नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन इक्वल टू 400 ग्राम एंड 250 ग्राम। हाँ ठीक है, 400 ग्राम नाइट्रोजन दिया और 250 ग्राम हाइड्रोजन दिया। समझ गया होगा ना, लिमिटिंग रिएजेंट एक्सेस रिएजेंट आ गया। हाँ, सबसे पहले लिमिटिंग रिएजेंट फाइंड करना है। ठीक है, तो यहाँ से आप सबसे पहले नाइट्रोजन के मोल्स गिवन निकाल दोगे, हाइड्रोजन के मोल्स गिवन निकाल दोगे, उसके बाद रेशियो निकालोगे क्या, मोल्स डिवाइडेड बाय स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट जो मैंने बताया था, जो कम आएगा वो लिमिटिंग रिएजेंट। हाँ, उसके हिसाब से कैलकुलेशन कर लोगे। ठीक है, अब पूछा क्या क्या, देखो विच ऑफ द टू रिएक्टेंट एक्ट एज अ लिमिटिंग रिएजेंट, हो जाएगा, आराम से हो जाएगा। दूसरा, व्हाट मास ऑफ अमोनिया इज एक्सपेक्टेड टू बी फॉर्म्ड, ये भी हो जाएगा। हाँ हो जाएगा, वही तो निकालना, अमोनिया कितना बनेगा, अभी निकाला ना हमने। हाँ नेक्स्ट, What is the mass of excess reagent left after the reaction is over, वो भी निकल जाएगा आराम से। मान लो नाइट्रोजन लिमिटिंग है, उसके साथ जितना हाइड्रोजन कंज्यूम हुआ और जितना आपको दिया गया था उसमें से माइनस कर दोगे तो मास आ जाएगा। उसके बाद इफ मास ऑफ अमोनिया ऑब्टेन्ड एक्सपेरिमेंटली इज 1200 ग्राम, व्हाट इज द परसेंटेज यील्ड ऑफ अमोनिया इन द रिएक्शन, ये मैं आपको अगली क्लास में बताऊंगा। वैसे मैं फॉर्मूला बता चुका हूं बट फिर भी बता दूंगा। एंड फाइंड द परसेंटेज एक्सेस ऑफ एक्सेस रिएजेंट। सिंपल, एक्सेस अमाउंट आपकी निकल जाएगी, ये दोनों मैं आपको बता दूंगा, लेकिन आपको होमवर्क में इसके एटलीस्ट ऊपर के A, B, C तीनों कैलकुलेट करना है। इस पूरे क्वेश्चन को हम लोग नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे, क्योंकि वो एक रिकैप भी हो जाएगा हमारी इस क्लास का। क्लियर? तो आई होप सो स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट के साथ लिमिटिंग रिएजेंट और एक्सेस रिएजेंट का फंडा भी सबको क्लियर हो गया होगा। और इसी तरीके से और क्वेश्चंस भी प्रैक्टिस करते रहो, जैसा बताया गया है। इस वीडियो को दोबारा देखो, पहले वाली भी दोबारा देखो, जिसको मोलर मास, मोल्स निकालने में भी प्रॉब्लम आ रही है, उसको पहली, दूसरी और अब ये तीसरी वीडियो भी परफेक्टली ढंग से अच्छे से देखनी है, फिर जाके मस्त क्लियर हो जाएगा आपका ये मोल कॉन्सेप्ट। ठीक है, आज के लिए इतना ही रखते हैं और नेक्स्ट क्लास में इसी जोश के साथ दोबारा मिलेंगे, इस क्वेश्चन को करेंगे और एक नई चीज़ भी सीखेंगे। ठीक है, तब के लिए थैंक यू एंड बाय बाय।